सुधा की पहली शादी बीए खत्म करते ही 21 साल की उम्र में हुई थी। पर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई। सुधा विधवा हो लखनऊ में अपने मां बाप के घर आ गई। उनका मिडिल क्लास घर था। सुधा के पिता की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी। सुधा मां बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो शहर के एक बड़े अपस्केल लेडीज बुटीक में असिस्टेंट के तौर पे काम करने लगी। बुटीक में ही ब्यूटी पार्लर भी था, तो सुधा के लिए ये अच्छा तजुर्बा था, कपड़े लत्ते पहनने और बनने संवरने के सलीके सीखने का। इस दौरान उसके मां बाप सुधा की दूसरी शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। सुधा बेहद गोरी और खूबसूरत और स्मार्ट थी, लेकिन इसके बावजूद कहीं अच्छा और मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर साल भर बाद एक दिन उसके मामा ने उसकी शादी शिवम नाम के आदमी से तय कर दी। तब शिवम की उम्र 38 साल थी और सुधा की 23 साल। शिवम की पहली बीवी की मृत्यु शादी के 13 साल बाद हुआ था और उसकी एक 9 साल की बेटी भी थी। शिवम रेलवे में जॉब करता था, इसलिए घर वालों ने सोचा कि सरकारी नौकरी है और किसी चीज की कमी भी नहीं, इसलिए सुधा की शादी शिवम के साथ हो गई। शिवम की पोस्टिंग शुरू से ही बिहार के छोटे शहर में थी, जहां उसका खुद का घर भी था। शादी कहिए या समझौता, पर सच तो यही था कि शादी के बाद सुधा को किसी तरह की खुशी नसीब ना हुई। ना ही वो कोई अपना बच्चा पैदा कर सकी और ना ही उसे पति का प्यार मिला। बस यही था कि समाज में शादीशुदा होने का दर्जा और अच्छा रहन सहन। शादी के 1.5-2 साल बाद उसे अपने पति पर उसके बड़े भाई की बीवी सुमन के साथ कुछ नाजायज चक्कर का शक होने लगा, और उसका ये शक ठीक भी निकला। एक दिन जब शिवम के भाई के बीवी उनके यहां आई हुई थी, तब सुधा ने उन्हें ऊपर वाले कमरे में बातें करते हुए देख लिया। जब सुधा ने इसके बारे में शिवम से बात की, तो वो उल्टा उस पर ही बरस उठा। पता नहीं सुमन ने शिवम पर क्या जादू किया था कि शिवम ने सुधा को साफ साफ बोल दिया कि अगर ये बात किसी को पता चली तो वो सुधा को तलाक दे देगा और उसकी बुरी हालत कर देगा। सुधा ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर गई जितने दिन सुमन उनके यहां रुकती। शिवम और सुमन दोनों खुले आम शराब के नशे में धुत होकर बातें करते। उन दोनों को अब सुधा की जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। कभी कभी तो सुधा के बगल में ही बेड पर शिवम और सुमन बातें करने लगते। ये सब देखकर सुधा भी उत्सुक हो जाती थी, पर अपनी ख्वाहिशों को अपने सीने में दबाए रखती और जिल्लत बर्दाश्त करती रहती। सुधा के पास और कोई चारा भी नहीं था। बेशक सुमन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सुधा भी खूबसूरती और बनने संवरने में उससे जरा भी कम नहीं थी। सुमन ने शिवम की जिंदगी इस कदर तबाह कर दी थी कि वो जो कभी कभार सुधा के साथ बातें करता भी था, वो भी करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत शराब में डूबती चली गई। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो नशे में धुत गिरते पड़ते घर ना आया हो। इस सब के बावजूद शिवम खराब नहीं था कि कहीं भी मुंह मारता फिरे। उसका रिश्ता सिर्फ सुमन के साथ ही था, जिसे वो दिलोजान से चाहता था। सुधा ने शुरू शुरू में अपने हुस्न और खूबसूरती और अदाओं से शिवम को रिझाने और सुधारने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसे नाकामयाबी ही हासिल हुई। फिर सुधा ने निकिता, जो कि शिवम की पहली बीवी से बेटी थी, उसकी परवरिश में और घर संभालने में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और सुधा और शिवम की शादी को 10-11 साल गुजर गए। सुधा 34 साल की हो गई और निकिता भी 20 साल की हो चुकी थी और कॉलेज में ज़ायन ईयर में थी। सुधा कभी सोचती थी कि निकिता ही इस दुनिया में उसके आने की वजह है। उसका दुनिया में होना ना होना एक बराबर है, पर कर भी क्या सकती थी। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। इस दौरान सुधा ने खुद को भी मेंटेन करके रखा था, लेकिन शिवम ने उसकी तारीफ में कभी एक अल्पाज भी नहीं कहा। पति की नजरअंदाजगी और सर्द मेहरी के बावजूद अपनी खुद की खुशी और तसल्ली के लिए हमेशा मेकअप करके, नए फैशन के सलवार कमीज और सैंडल पहने, सलीके से बनसंवर कर हमेशा तैयार रहती थी। वो उन गिनी चुनी औरतों में से थी
जिसे शायद ही कभी किसी ने खराब हालत में देखा हो। चाहे शाम के 5 बजे हो या सुबह के 5 बजे, वो हमेशा बनी संवरी रहती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उसने कभी सोचा भी ना था कि ये बेरंग दिखने वाली दुनिया इतनी हसीन भी हो सकती है। पर सुधा को इसका एहसास तब हुआ जब उन सब की जिंदगी में सुनील आया। सुनील की उम्र 20-21 साल की थी। 20 साल का होते होते ही उसने ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके घर पर सिर्फ सुनील और उसकी मां ही रहते थे। बचपन में ही पिता की मौत के बाद मां ने सुनील को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। उसके पापा के गुजरने के बाद मां को उनकी जगह रेलवे में नौकरी मिल गई थी। सिर्फ 2 जने थे, इसलिए पैसों की कभी तंगी महसूस नहीं हुई। सुनील की पढ़ाई लिखाई भी एक साधारण से स्कूल और फिर सरकारी कॉलेज से हुई थी। इसलिए सुनील की मां को उसकी पढ़ाई लिखाई का ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ा। सुनील पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार भी था। ग्रेजुएशन करते ही सुनील ने रेलवे में नौकरी के लिए फॉर्म भर दिए थे। उसके बाद परीक्षाएं हुई और सुनील का चयन हो गया और जल्दी ही सुनील को पोस्टिंग भी मिल गई। सुनील बेहद खुश था, पर एक दुख भी था, क्योंकि सुनील की पोस्टिंग बिहार में हुई थी। सुनील पंजाब का रहने वाला था, इसलिए वहां नहीं जाना चाहता था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे वहां के, कैसी उनकी भाषा होगी। बस यही सब ख्याल सुनील के दिमाग में थे। सुनील की मां भी उदास थी, पर सुनील के लिए सुकून की बात यह थी कि 10 दिन बाद ही सुनील की मां का रिटायरमेंट होने वाला था। इसलिए वो अब सुकून के साथ बिना किसी टेंशन के सुनील के मामा यानी अपने भाई के घर रह सकती थी। जिस दिन मां को नौकरी से रिटायरमेंट मिला, उसके अगले ही दिन सुनील बिहार के लिए रवाना हो गया। वहां एक छोटे शहर के स्टेशन पर उसे क्लर्क नियुक्त किया गया था। जब सुनील वहां पहुंचा और स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया, तो उन्होंने स्टेशन के बाहर ही बने हुए स्टाफ हाउस में से एक फ्लैट सुनील को दे दिया। जब सुनील फ्लैट के अंदर गया तो अंदर का हाल देखकर परेशान हो गया। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था, दीवारों पर सीलन के निशान थे, बिजली की फिटिंग जगह जगह से उखड़ी हुई थी। जब सुनील ने स्टेशन मास्टर से इसकी शिकायत की तो उसने सुनील से कहा कि उसके पास और कोई फ्लैट खाली नहीं है, एडजस्ट कर लो यार। स्टेशन मास्टर की उम्र उस वक्त 45 के करीब थी और उसका नाम राम बहादुर था। राम बहादुर बोला, यार सुनील कुछ दिन गुजारा कर लो, फिर मैं कुछ इंतजाम करता हूं। सुनील, ठीक है सर। उसके बाद राम बहादुर ने सुनील को उसका काम और जिम्मेदारियां समझाई। सुनील की ड्यूटी 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही थी। धीरे धीरे सुनील की जान पहचान स्टेशन पर बाकी के कर्मचारियों से भी होने लगी। जब कभी सुनील फ्री होता तो ऑफिस से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता। सब कुछ बहुत अच्छा था। सिर्फ सुनील के फ्लैट को लेकर राम बहादुर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया था। सुनील उससे बार बार शिकायत नहीं करना चाहता था। एक दिन सुनील दोपहर को जब फ्री था तो वो ऑफिस से निकलकर बाहर आया तो देखा राम बहादुर भी प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। सुनील को देखकर उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। राम बहादुर, सॉरी सुनील यार, तुम्हारे फ्लैट का कुछ कर नहीं पा रहा हूं। सुनील बोला, कोई बात नहीं सर, अब सब कुछ तो आपके हाथ में नहीं है, ये मुझे भी पता है। राम बहादुर बोला, और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना। सुनील बोला, सर जब तक मेरे फ्लैट का इंतजाम नहीं हो जाता, आप मुझे पास में ही कहीं हो सके तो किराए पर ही रूम दिलवा दे। राम बहादुर, थोड़ी देर सोचने के बाद अच्छा देखता हूं। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी दूर शिवम पर पड़ी। शिवम रेल यातायात सेवा महकमे में ऑफिसर था। उसका ऑफिस प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ की बिल्डिंग में था। उसे देखकर राम बहादुर ने शिवम को आवाज लगाई, अरे शिवम यार जरा सुनो तो। हुक्म कीजिए साहब। शिवम उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। शिवम यार, ये सुनील है, अभी नया ज्वाइन हुआ है, इसके लिए कोई किराए पर रूम ढूंढना है। तुम तो यहां करीब ही रहते हो, कोई कमरा अवेलेबल हो तो बताओ। जरूर, कमरा मिलने में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
कितना बजट है सुनील तुम्हारा? सुनील बोला, अगर 2-3 हजार किराया भी होगा तो भी चलेगा। राम बहादुर बोला, और हां, रूम के आसपास कोई अच्छा सा ढाबा भी हो तो मुनासिब रहेगा, ताकि इसे खाने पीने की तकलीफ ना हो। शिवम थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सुनील अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी एक रूम खाली है ऊपर छत पर। बाथरूम टॉयलेट सब अलग है ऊपर, बस सीढ़ियां बाहर की बजाय घर के अंदर से हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। और रही खाने के बाद, तो तुम्हें मेरे घर पर घर का बना खाना भी मिल जाएगा। पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कहते हो? सुनील बोला, जी आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है। आपको ऐतराज ना हो तो शाम तक बता दूं आपको। शिवम के जाने के बाद सुनील ने राम बहादुर से पूछा कि क्या शिवम के घर पर रहना ठीक होगा। तो उसने हंसते हुए कहा, यार सुनील, तू आराम से वहां रह सकता है। वैसे तुझे पता है कि ये जो शिवम है ना, बड़ा पियक्कड़ किस्म का आदमी है। रोज रात को दारू पिए बिना नहीं सोता। वैसे तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी वहां पर। बहुत अच्छी फैमिली है और तुझे घर का बना खाना भी मिल जाएगा। शाम को सुनील अपने ऑफिस से निकलकर शिवम के ऑफिस में गया, जो प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ था, और शिवम को अपनी रजामंदी दे दी। शिवम बोला, तो चलो मेरे घर पर, रूम देख लेना, और अगर तुम्हें पसंद आए तो आज से ही रह लेना वहां पर। सुनील ने शिवम की बात मान ली और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। वो दोनों शिवम के स्कूटर पर बैठ के उसके घर पहुंचे तो शिवम ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो शिवम ने थोड़ा गुस्से से दरवाजा खोलने वाले को कहा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? सुनील बाहर से घर का मुआयना कर रहा था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी हालत में था। अच्छे रंगरोगन के साथ गमलों में खूबसूरत फूल पौधे लगे हुए थे। शिवम की आवाज सुनकर सुनील ने दरवाजे पर नजर डाली। सामने 20-21 साल की बेहद ही खूबसूरत गोरे रंग की लड़की खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथ में बाल संवारने का ब्रश था। उसने सफेद कलर का सलवार कमीज पहना हुआ था। सुनील को अपनी तरफ यूं घूरता देख वो लड़की मार्बल के फर्श पे अपनी हील वाली चप्पल खटखटाती हुई अंदर चली गई। तभी शिवम ने सुनील से कहा, सुनील, ये मेरी बेटी निकिता है, आओ अंदर चलते हैं। सुनील उसके साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने सुनील को ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाया और अंदर जाकर आवाज दी, सुधा। ओ सुधा, कहाँ चली गई? जल्दी इधर आ। और फिर शिवम सुनील के पास जाकर बैठ गया। सुधा जैसे ही रूम में पहुंची तो शिवम उसे देखकर बोला, ये सुनील है, हमारे स्टेशन पर नए क्लर्क है। इनको ऊपर वाला कमरा दिखाने लाया था। अगर इनको रूम पसंद आया तो कल से ये ऊपर वाले रूम में रहेंगे। जा कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। सुनील, अरे नहीं शिवम भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिवम बोला, चलो यार, चाय ना सही, एक एक पेग हो जाए। सुनील बोला, नहीं शिवम भाई, मैं पीता नहीं, मुझे बस रूम दिखा दो। सुनील ने शिवम से झूठ बोला था कि वो ड्रिंक नहीं करता, पर असल में वो भी कभी कभी ड्रिंक कर लिया करता था। सुधा ने बड़ी खुशमिजाजी से सुनील को नमस्ते कहा तो उसने एक बार सुधा की तरफ देखा। वो सर झुकाए हुए उनकी बातें सुन रही थी। सुधा ने कढ़ाई वाला गहरे नीले रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था और बड़ी शालीनता से दुपट्टा लिया हुआ था। खुले लहराते लंबे बाल और चेहरे पे सौम्य मेकअप था और पैरों में ऊंची हील की चप्पल पहनी हुई थी। सुधा की आकर्षक शख्सियत से सुनील काफी इंप्रेस हुआ। सुधा को भी सुनील शरीफ और अच्छा लड़का लगा। सुनील भी अच्छी पर्सनैलिटी वाला लड़का था। हट्टा कट्टा कसरती शरीर था और उसके चिकने चेहरे पे मासूमियत की झलक थी। दिखने में वो 12वीं क्लास या कॉलेज के स्टूडेंट जैसा लगता था। शिवम बोले, चलो तुम्हें रूम दिखा देता हूं। फिर सुनील शिवम के साथ छत पर चला गया। सुनील को घर और ऊपर वाला रूम बेहद पसंद आया। अंदर बेड, 2 कुर्सियां और स्टडी टेबल मौजूद थी। बाथरूम और टॉयलेट छत के दूसरी तरफ थे, लेकिन वो भी साफ सुथरे थे। रूम देखने के बाद सुनील ने शिवम से पूछा, बताइए शिवम भाई, कितना किराया लेंगे आप? शिवम ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा, अरे
यार जो भी तुम्हारा बजट हो दे देना। रूम का और खाने पीने का मिलाकर 3,500 महीने का किराया तय करने के बाद फिर सुनील ने शिवम से सुधा और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो शिवम ने बताया कि सुधा उसकी बीवी है। सुनील को लगा था कि सुधा शिवम की बड़ी बेटी है शायद। शिवम बोला, वो दरअसल सुनील बात यह है कि सुधा मेरे दूसरी बीवी है। जब मैं 24 साल का था तब मेरी पहली शादी हुई थी और पहली बीवी से निकिता हुई थी। शादी के 13 साल बाद मेरी पहली बीवी की मौत हो गई। फिर मैंने अपनी बीवी की मौत के बाद 38 साल की उम्र में सुधा से शादी की। सुधा की भी पहले शादी हुई थी, लेकिन उसके पति की भी मौत हो गई और बाद में जब सुधा 23 साल की थी तब मेरी और सुधा की शादी हुई। अब सारा मसला सुनील के सामने था। थोड़ी देर बाद सुनील वापस चला गया। अगले दिन शाम को सुनील शिवम के साथ ऑटो से अपना सामान लेकर आ गया और फिर अपना सामान ऊपर वाले रूम में सेट करने लगा। शिवम बोला, अच्छा सुनील, गर्मी बहुत है, तुम नहा धो लो, फिर रात के खाने पर मिलते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद शिवम ने सुधा से बोला, जल्दी से रात का खाना तैयार कर दो, मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूं। ये कहकर शिवम बाहर चला गया। सुधा जानती थी कि शिवम अब कहीं जाकर दारू पीने बैठ जाएगा और पता नहीं कब नशे में धुत वापस आएगा, इसलिए उसने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। आधे घंटे में सुधा और निकिता ने मिलकर खाना तैयार कर लिया। अभी वो खाना डाइनिंग टेबल पे लगा ही रही थी कि लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि नीचे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सुधा ने सोचा कि क्यों ना सुनील को ऊपर ही खाना दे आए, इसलिए उसने खाना थाली में डाला और ऊपर ले गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंची तो लाइट भी आ गई। सुनील के रूम की तरफ बढ़ते हुए उसके जहन में अजीब सा डर उमड़ रहा था। रूम का दरवाजा खुला हुआ था। सुधा सिर को झुकाए हुए रूम में दाखिल हुई तो उसके सैंडलों की आहट सुनकर सुनील ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। हे भगवान! सुधा ने मन में ही आह भरी, क्योंकि सुनील सिर्फ ट्रैक सूट का लोअर पहने खड़ा था। उसने ऊपर बनियान वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था। सुधा की नजरें उस पर ही जम गई। सुधा ने अपनी नजरों को बहुत हटाने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों बार बार उसकी नजरें सुनील पर जाकर टिक जाती। सुधा बोली, जी वो मैं आपके लिए खाना लाई थी। अभी सुनील कुछ बोलने ही वाला था कि एक बार फिर से लाइट चली गई और रूम में एकदम से घुप अंधेरा छा गया। एक जवान लड़के के साथ अपने आप को अंधेरे रूम में पाकर सुधा एकदम से घबरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं नीचे से इमरजेंसी लाइट ला देती हूं। पर सुनील ने उसे रोक दिया। अरे नहीं, आप वहीं खड़ी रहिए, आप मुझे बता दो इमरजेंसी लाइट कहाँ रखी है, मैं लेकर आता हूं। सुधा ने उसे बता दिया कि इमरजेंसी लाइट नीचे डाइनिंग टेबल पर ही रखी है। तो सुनील अंधेरे में नीचे चला गया और फिर थोड़ी देर बाद सुनील इमरजेंसी लाइट लेकर आ गया और उसे टेबल पर रख दिया। जैसे ही इमरजेंसी लाइट की रोशनी रूम में फैली तो सुधा की नजर एक बार फिर उसके ऊपर जा ठहरी। पसीने से भीगा हुआ उसका कसरती शरीर इमरजेंसी लाइट की रोशनी में ऐसे चमक रहा था मानो जैसे सोना हो। तभी सुनील उसकी तरफ बढ़ा और सुधा की आंखों में झांकते हुए उसके हाथ से खाने की थाली पकड़ ली। सुधा ने शर्मा कर नजरें झुका ली और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं बाहर चारपाई बिछा देती हूं, आप बाहर बैठकर आराम से खाना खा लीजिए। सुधा बाहर आई और बाहर चारपाई बिछा दी। सुनील भी खाने की थाली लेकर चारपाई पर बैठ गया। शिवम भाई कहाँ है? सुनील ने खाने की थाली अपने सामने रखते हुए पूछा, पर सुधा ने सुनील की आवाज नहीं सुनी। वो तो अभी भी उसके बाइसेप्स देख रही थी। जब सुधा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वो उसकी ओर देखते हुए दोबारा शिवम के बारे में पूछने लगा। सुनील की आवाज सुनकर सुधा होश में आई और एकदम से झेम गई और सिर झुकाकर बोली, पता नहीं कहीं पी रहे होंगे, रात को देर से ही घर आते हैं। सुनील, अच्छा कोई बात नहीं, उस ये गर्मी, इतनी गर्मी में खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। सुधा सुनील की बात सुनकर रूम में चली गई और हाथ से हिलाने वाला पंखा लेकर बाहर आ गई और सुनील के पास जाकर बोली,
आप खाना खा लीजिए, मैं हवा कर देती हूं। सुनील, अरे नहीं नहीं, मैं खा लूंगा, आप क्यों तकलीफ कर रही है? सुधा बोली, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप खाना खा लीजिए। सुनील चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा और सुधा सुनील के करीब चारपाई के बगल में दीवार के सहारे खड़ी होकर खुद को और सुनील को पंखे से हवा करने लगी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। सुनील ने उसे यूं खड़ा हुआ देखकर कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, सुधा ने अपने सर को झुकाए हुए कहा। सुनील, नहीं सुधा जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं आराम से खाना खाऊं और आप खड़ी होकर मुझे पंखे से हवा दे, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बैठिए ना। अनजाने में ही उसने रुखसाना का नाम बोल दिया था, पर उसे जल्दी ही एहसास हो गया। सॉरी, मैंने आपका नाम लेकर बुलाया, वो जल्दबाजी में बोल गया। सुधा बोली, कोई बात नहीं। सुनील, अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज से मैं आपको भाभी कहूंगा, क्योंकि मैं शिवम साहब को भाई बुलाता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे। सुधा बोली, जी मुझे क्यों बुरा लगेगा? सुनील, अच्छा भाभी जी, अब जरा आप बैठने की तकलीफ करेंगी। सुनील की बात सुनकर सुधा को हंसी आ गई और फिर सामने चारपाई पे पैर नीचे लटकाकर बैठ गई और पंखा हिलाने लगी। सुनील फिर बोला, भाभी जी एक और गुजारिश है आपसे, प्लीज आप भी मुझे आप कहकर ना बुलाएं, उम्र में मैं बहुत छोटा हूं आपसे, मुझे नाम से बुलाए प्लीज। ठीक है सुनील, अब चुपचाप खाना खाओ तुम, शिवम हंसते हुए बोली। उसे सुनील का हंसमुख मिजाज बहुत अच्छा लगा। सुनील खाना खाते हुए बार बार सुधा को चोर नजरों से देख रहा था। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में सुधा का हुस्न भी दमक रहा था। खैर, सुनील ने जैसे तैसे खाना खाया और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। इतने में लाइट भी आ गई थी। जब वो बाथरूम में गया तो सुधा ने बर्तन उठाए और नीचे आ गई। नीचे आकर उसने बर्तन किचन में रखे और अपने बेड पर आकर लेट गई। आज ना जाने मुझे क्या हो रहा है, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। बेड पर लेटे हुए उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो सुनील का चिकना चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गए। रह रह कर 21 साल के नौजवान सुनील की तस्वीर आंखों के सामने से घूम जाती। तभी वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई जब निकिता रूम में अंदर दाखिल होते हुए बोली, मां क्या हुआ, खाना नहीं खाना क्या? सुधा एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई और खुद संभालते हुए अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करने लगी। निकिता उसके पास आकर बेड पर बैठ गई और उसके माथे पर हाथ लगाकर देखते हुए बोली, मां आप ठीक तो हो ना? सुधा बोली, हाँ ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है? निकिता बोली, आपका शरीर बहुत गर्म है और ऊपर से आपका चेहरा भी एकदम लाल है। सुधा बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, वो शायद गर्मी के वजह से है, तू चल मैं खाना लगाती हूं। फिर सुधा और निकिता ने मिलकर खाना खाया और किचन संभालने लगी। तभी शिवम भी आ गया। जब सुधा ने उससे खाने का पूछा तो उसने कहा कि वो बाहर से ही खाना खाकर आया है। शिवम शराब के नशे में एकदम धुत बेड पर जाकर लेट गया और बेड पर लेटते ही सो गया। सुधा ने भी अपना काम खत्म किया और वो लेट गई। करवटें बदलते हुए कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह शिवम ने ऊपर जाकर सुनील के रूम का दरवाजा खटखटाया। सुनील ने दरवाजा खोला तो शिवम सुनील को देखते हुए बोला, अरे यार सुनील, मुझे माफ कर दो, कल तुम्हारा यहां पहला दिन था और मेरी वजह से। सुनील, अरे शिवम भाई कोई बात नहीं, अब जबकि मैं आपके घर में रह रहा हूं तो मुझे अनजान ना समझे। शिवम बोला, अच्छा तुम तैयार होकर आ जाओ, आज नाश्ता नीचे मेरे साथ करना। सुनील बोला, अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूं। शिवम नीचे आ गया और सुधा को जल्दी नाश्ता तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद सुनील तैयार होकर नीचे आ गया। सुधा ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए सुनील के जानिब देखा तो उसने सुधा को नमस्ते कहा। सुधा ने भी मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और नाश्ता रखकर फिर से किचन में आ गई। नाश्ते के बाद सुनील और शिवम स्टेशन पर चले गए। कहानी जारी रहेगी।